सर ये आपने पेप्सी मंगवाई हुई है, तो क्या ख्याल इसके बारे में जो पाकिस्तान में इन सारी प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे कि पेप्सी में मुलाजमिन पाकिस्तान के भी हैं और इसमें पाकिस्तान के लोगों का भी रोज़गार लगा हुआ है, तो इस लिहाज से दोनों सेंस में अब सोचना चाहिए कि पेप्सी कोक और केएफसी के बॉयकॉट की बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा आदमी सामने नहीं आया या कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी है कि जो ये कह रहा हो कि मैं पेप्सी कोक और केएफसी के वर्कर्स को ये ऑफर करता हूँ कि आप इन कंपनीज में से जॉब छोड़े और मैं आपको जॉब फराहम करता हूँ। आपको जितनी सैलरी केएफसी दे रहा था उतनी सैलरी मैं आपको दूंगा, बस आप ये कंपनी छोड़ दो। आज जब कोई उनको नौकरी देने को तैयार नहीं है, आज जब हमारे पास उनकी नौकरियों के मुतबादिल नौकरियां नहीं है, तो कल उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे 2020 और 2021 के मुताबिक पाकिस्तान में पहले ही 45 लाख नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक 2024 में 7 लाख पाकिस्तानी अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए, और ये माइग्रेशन इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज में दूसरे नंबर पे आ गया, जहां के लोग बड़ी तादाद में अपना ही मुल्क छोड़ गए। हाल ही में एफआईए के ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया है कि 4000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया है। क्यों डिपोर्ट किया है? क्योंकि वो वहां भीख मांग रहे थे। कितने अफसोस की बात है, जिस सरजमीन पर मुसलमान अल्लाह से मांगने आते हैं, वहां पाकिस्तानी मुसलमान इंसानों से भीख मांग रहे थे। क्या खूब कहा था अल्लामा इकबाल ने कि हाथ बेजोर हैं, लहाज से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई पैगंबर है। 26 अप्रैल 2024 में डॉन न्यूज़पेपर में इस भिखारी माफिया के खिलाफ पूरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और इस आर्टिकल का उन्वान था अ बर्डन ऑन इकोनॉमी, अगर उर्दू में कहें तो पाकिस्तानी मईशत पर बोझ। और इसी आर्टिकल में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान में भीख मांगने वालों की तादाद में इस खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है कि पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद 3 करोड़ 80 लाख तक पहुंच चुकी है। तो जिस मुल्क में पहले ही 3 करोड़ 80 लाख लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, और उनके भीख मांगने का ये आलम है कि वो भीख मांगने के लिए मक्के और मदीने जैसे मुकद्दस मुकामात को भी नहीं छोड़ रहे हो, और उन्हें वहां से डिपोर्ट किया जा रहा हो, और जिस मुल्क में 45 लाख नौजवान बेरोजगार बैठे हों, और जहां हर दूसरा आदमी मुल्क छोड़कर जाने की कोशिश में लगा हुआ हो, और जिस मुल्क में पहले ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर हो, वहां पर बॉयकॉट की बात करना इट मेक्स नो सेंस। याद रखे, जंगें कभी भी बॉयकॉट से नहीं जीती जाती मेरे दोस्त। जंग जीतने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाने पड़ते हैं, अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देनी होती है, अपने मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करनी होती है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होती है, आपस के लड़ाई झगड़े खत्म करने होते हैं, दुनिया को अपने मुल्क का पीसफुल इन्वायरमेंट दिखाना होता है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बरसर इक़्तिदार लाना होता है, मिलिट्री साइंस पर काम करना होता है, और ये सब कुछ करने के लिए सालों की मेहनत दरकार होती है। सिर्फ कोक और पेप्सी छोड़ देने से आप जंग नहीं जीत सकते। इस बात को जरा और आसानी से समझिए कि इसराइल जो सिर्फ 95 लाख आबादी वाला मुल्क है, जिससे पूरा ओआईसी डरा बैठा है। एक तरफ है इसराइल जिसकी आबादी है महज 95 लाख, और एक तरफ है ओआईसी जिसमें 57 इस्लामी ममालिक बैठे हुए हैं। लेकिन ये 57 इस्लामी ममालिक इसराइल से जंग तो क्या करेंगे, जंग बंदी नहीं करवा पा रहे हैं। ये इसराइल की मासूम बच्चों पर बमबारी नहीं रुकवा पा रहे हैं। ये गजा के मुसलमानों के हक में एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। अरे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका ने जो अशर फलस्तीनियों का किया है वो हमारा ना हो जाए। क्योंकि ये 57 मुस्लिम ममालिक अच्छे से जानते हैं कि इनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इनके पास हथियार नहीं है, इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनके पास साइंस नहीं है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हाल ये है कि दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी यूनिवर्सिटी किसी एक भी मुस्लिम मुल्क में मौजूद ही नहीं है। और इसराइल का तालीम से, टेक्नोलॉजी से मोहब्बत का आलम यह है कि जब इसराइल वजूद में भी नहीं आया था, वो उस वक्त अपने बच्चों के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ बना चुके थे। ध्यान दीजिएगा, एक मुल्क अभी बना ही नहीं है, और उनके बड़ों ने अपने बच्चों के लिए पहले से ही 3 यूनिवर्सिटीज़ कायम कर दी थी। इसराइल बना था 14 मई 1948 में। ध्यान दीजिएगा, इसराइल बना था 14 मई 1948 में, लेकिन इसराइलियों ने अपने बच्चों के लिए पहली यूनिवर्सिटी टेक्नियन इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1912 में ही तामीर कर दी थी। इसराइल बना था 14 मई 1948 में, लेकिन इसराइलियों ने अपने बच्चों के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम 1918 में ही तामीर कर दी थी। और इस हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम को बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग भी आइंस्टाइन ने ही की थी, और इस यूनिवर्सिटी में पहला साइंटिफिक लेक्चर भी आइंस्टाइन ने ही दिया था। और इसराइल बना था 14 मई 1948 में, लेकिन इसराइलियों ने अपनी तीसरी यूनिवर्सिटी वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1934 में ही कायम कर दी थी। यानी कि एक मुल्क अभी बना ही नहीं है, एक मुल्क अभी वजूद में आया ही नहीं है, लेकिन वो लोग अपने बच्चों के लिए 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ पहले ही बना चुके थे।
तो ये है इसराइल की असल ताकत, ये है वो एलिमेंट्स, ये है इसराइल का एजुकेशन पर वो फोकस जो इसराइल को तमाम 57 मुस्लिम ममालिक पर डोमिनेंस देता है। आज भी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज के R&D सेंटर्स आपको इसराइल में मिलेंगे, चाहे वो इंटेल हो, एनवीडिया हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, हेलोड पैकर्ड हो, अप्लाइड मटेरियल्स हो, IBM हो, फिलिप्स हो, एप्पल हो, इन तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के R&D सेंटर आपको इसराइल में मिलेंगे, जो कि इसराइल की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी बनाते हैं। और अगर हथियारों की हम बात करें तो दुनिया के सबसे डेडलीस्ट वेपन भी आपको इस 95 लाख आबादी वाले मुल्क में मिलेंगे, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, चाहे वो एरो 3 हो, चाहे वो मार्कावा टैंक्स हो, चाहे वो F-16 हो, F-35 हो, UZI सब मशीन गन हो, ये सब डेडलीस्ट वेपन आपको इसराइल में ही मिलेंगे। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इसराइल सिर्फ हथियार बनाता नहीं है, बल्कि हथियार बनाकर बेचता भी है। और इसराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री बायर इंडिया है। अंदाज़ा लगाएं 95 लाख आबादी वाला मुल्क, जिसकी आबादी ही महज 95 लाख हो, वो मुल्क एक 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क इंडिया को हथियार बनाकर फ़रोख्त कर रहा है। तो इसराइल के बाद आपको हथियार भी मिल जाएंगे, इसराइल के पास आपको इकोनॉमी भी मिल जाएगी, इसराइल के बाद आपको एजुकेशन भी मिल जाएगी, इसराइल के बाद आपको सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कंपनीज भी मिल जाएंगी। और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कोक, पेप्सी और KFC के पीछे लगे हुए हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम फ़लस्तीनियों की खूब मदद कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप समझो तो सही कि आपके सामने दुश्मन कितना तगड़ा खड़ा है। कोक, पेप्सी, KFC के बॉयकॉट से इसराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें फाइनली लॉन्ग टर्म प्लान बनाने ही पड़ेंगे। हमें अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देनी ही होगी। अगर आप फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं, अगर आप फ़लस्तीन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आपके आपसी लड़ाई झगड़े ख़त्म करना होंगे और इक़्तिदार में आपको समझदार, ईमानदार बच्चों को ऊपर लाना ही होगा। वरना कोक और पेप्सी के बॉयकॉट से तो ये जंग नहीं जीती जा सकती। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। काशिफ राना साइनिंग ऑफ।